जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी लेक्चर नंबर 56A2। हाँ जी भाई इधर आए, जरा एक ना फॉर्मेट बना लें सब बच्चे जी। करेक्ट एंट्रीज, उसके बाद बनाएं जी रॉन्ग एंट्रीज, उसके बाद क्या करना है, रॉन्ग एंट्रीज, फिर उसके बाद करना है जी रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग। उसके बाद आपको पता है अगली बात का, अगली बात का आपको पता है भाई, इम्पैक्ट ऑन, इम्पैक्ट ऑन। अच्छा भाई इधर सुने, जरा ये बात सुन लीजिएगा। चलें बच्चे आ जाए फिर बताता हूं जी। इस ट्रांजैक्शन को पढ़िएगा, ये वाली जो है, क्या था, फॉलोइंग मैटर्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता ये वाली जो चीज है ना, ये ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डालनी पड़ेगी। कहता टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। किसके बारे में? कहता इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस। कहता डिसाइड क्या किया कि मेजरमेंट बेसिस चेंज कर देनी। मेजरमेंट बेसिस का मतलब बोले तो मॉडल का चेंज होना। किसका चेंज होना? और ये मैंने कल समझाया था आपको, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होती है मॉडल का चेंज होना। बात समझे हैं भाई? कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन के अंदर चले गए, IAS 40 के अंदर कॉस्ट मॉडल था और आप चले गए फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर। ये क्या है जी? ये अकाउंटिंग पॉलिसी, ये मॉडल चेंज हो रहा है। IAS 16 में थे कॉस्ट मॉडल से, आप रिवैल्यूएशन मॉडल में चले गए। ये क्या है भैया? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। डन जी, ठीक है भाई। अच्छा जी, कहता जी इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू जी। कहता कॉस्ट मॉडल से अब आपने किधर जाना है? फेयर वैल्यू मॉडल पे। किधर जाना है भैया? तो ये है जी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का इंपैक्ट मेरे भाई रेट्रोस्पेक्टिव है या जी बोले? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब आसान अल्फाज में समझाएं। पीछे से सारा चेंज हो जाएगा। हाँ जी, कहता जी जहां से गलती शुरू हुई वहां से ऑनवर्ड इसका इंपैक्ट लेना स्टार्ट कर देना है आपको। डन भाई? अच्छा जी। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब प्रॉस जी, जहां गलती हुई उससे ऑनवर्ड्स। ओके भाई। अच्छा कहता था ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ FL। ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब, इसका मतलब एक ही है। कहता जी इस बिल्डिंग, कहता वो बिल्डिंग है, कहता परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2016। हमारा ईयर एंड क्या है मेरे मासूम दोस्तों? 31 दिसंबर 2019। 16, 17, 18, 19, 4 साल ध्यान में रखिएगा। 16, 17, 18, 19। कहता एट अ कॉस्ट ऑफ 150 मिलियन। जी मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी है? 150 मिलियन। कहता 60% ऑफ द कॉस्ट रिप्रेजेंट्स बिल्डिंग कंपोनेंट। कहता जी ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है ना, ये जो बिल्डिंग है, कहता ये असल में 150% का कितना है? 60, यानी 90 मिलियन। तो 60 क्या होगी भाई? लैंड के ऊपर ही बिल्डिंग बनती है ना, तो 60 मिलियन क्या है? लैंड है। चले एक बात मुझे बताएं, अगर वो 90 मिलियन बिल्डिंग है, 60 मिलियन लैंड है। चले एक बात तो मुझे बताएं, एक बात आपसे पूछने लगा हूं, बताइएगा जरा होश से। यार अगर कहेगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? लैंड इंक्रीज हो रही है, बिल्डिंग इंक्रीज। भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखें, 90 मिलियन की लैंड है और बिल्डिंग है, और 60 मिलियन की लैंड है, दोनों इंक्रीज हो रही है ना भाई, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, अब आए भाई, कहता 60% ऑफ द कॉस्ट रिप्रेजेंट्स बिल्डिंग कंपोनेंट, और कहता हैविंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 साल। कहता जी ये क्या बोंगी मारी है, ये अब देखना जरा। कहता जी ये इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10 साल, और यूजफुल लाइफ कितनी है? 20 साल। अच्छा मुझे एक वैसे बात तो बताएं जी, सुने जरा भाई, जो बिल्डिंग है अब जब कॉस्ट मॉडल पे है तब डेप्रिशिएट भी होती है, जब फेयर वैल्यू मॉडल पे आएगी तब डेप्रिशिएट। और अभी मैंने आप लोगों से पूछा है कि कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर जाना क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या है मेरे भाई? चेंज इन
और इसका इंपैक्ट मेरे भाई रेट्रोस्पेक्टिव होता है। क्या होता है? पीछे, यानी 2016 से ऑनवर्ड चेंज करना शुरू करना है, 16, 17, 18, 19। अच्छा जी, कहता था डेप्रीसिएशन इज इंक्लूडेड इन द अबव ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओ ठीक है, कहता पिछले सालों में तो मसला है ही है, इस साल के अंदर भी क्या कहते हैं, आपने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट ले लिया। जी मेरे भाई, कहता जी द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज बाय 6% इन ईच ईयर सिंस एक्विजिशन। आप देखें, आपने 16 में, 17 में, 18 में और इवन के हमारे वाले साल 19 में भी आपने कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल किया। सर आपने फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल करते 16, 17, 18, 19 में, तो हर साल जो था आप 6% इंक्रीज करते भाई। किसको? सीधी सी बात है भाई, फेयर वैल्यू इंक्रीज करते हर साल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस गेन, फेयर वैल्यू गेन थ्रू प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट। एग्री? चले नहीं, अब क्या करना पड़ेगा? अच्छा इससे पहले इधर आए यार। ये देखें जरा, अभी कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर ये ना उसने शेयर प्रीमियम के अंदर इंपैक्ट क्यों लिया? वो इसलिए लिया है भाई, 1 अगस्त 2019 है, इंटरिम बोनस ऑफ 15% वॉज डिक्लेयर्ड। ये इंटरिम बोनस लिखा, अगर डिविडेंड का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, सही है, इसलिए ये बोनस शेयर इशू की तरफ बात ले गया। बोनस शेयर्स, ये डिविडेंड नहीं है, बोनस शेयर्स इशूड की तरफ बात ले गया। ठीक है भाई, अगर आपने डिविडेंड की तरफ बात लेके जानी है, फिर आगे जम्पशन लेके बताएं कि मैं इसे डिविडेंड ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है? या फिर सादा रूल याद कर ले जो हमने पहली 1-2 क्लासेस में डिस्कस किया था। ये खैर हमसे स्किप हो गया ये पॉइंट, हमें इसे ना ज्यादा बेहतर था बोनस शेयर इशू इससे कंसीडर करते, क्योंकि डिविडेंड का लफ्ज नहीं लिखा हुआ इधर। ठीक है, तो फिर शेयर प्रीमियम में से इसका बैलेंस क्या होना है जी? किधर गया? ये रहा। ठीक है भाई, अच्छा जी, चलें भाई वापस आए जरा सवाल के अंदर, और मुझे बताएं, अगर फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल करते, कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल ना करते, तो मुझे बताएं फिर करेक्ट एंट्री क्या होती? डेप्रिसिएशन आती। करेक्ट एंट्री बता दें फिर क्या होती है? जी शाबाश शाबाश। तो लेजर बना लें फिर, लेजर बना लें फिर, लेजर से जरा बड़ी आसानी से चीजें आ जानी है। इधर आए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मैं सिर्फ आईपी लिख रहा हूं। ये आपने अपनी वर्किंग, मैं इधर वर्किंग का रेफरेंस दूंगा, वर्किंग 2 का, वर्किंग 1 वो की हुई है जी, और ये है जी वर्किंग 2.1 डेबिट और मेरे भाइयों क्रेडिट जी। भैया 1 जनवरी 2016 ओपनिंग मेरा नहीं ख्याल कुछ था। 1 जनवरी 2016 पे हमने क्या ली? बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की। सर जी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश या बैंक? जी सर 1 जनवरी 2016। सर जी ये 150 है। अब आप आए, हमारा क्या तरीका है? ये कितना इंक्रीज हुआ? हम क्लोजिंग निकालते हैं भाई। ये है जी 31 दिसंबर 2016 की। जी बोलिएगा भाई प्लीज। मल्टीप्लाई बाय जी कितना आता है? 159। ओके भाई 159। ओके भाई जी, और इधर आए जी जी, ओ सॉरी जी जी ठीक है शाबाश। इसे 1.06 कर देंगे ना, 6% से इंक्रीज कर देंगे ना 150 को। इधर आया 159, क्या आया? 150। आप मुझे बताएं भाई बैलेंस किधर आएगा? इधर आएगा 9 रुपीज का बैलेंस। कितने का आएगा? ये है जी फेयर वैल्यू डन जी डायरेक्ट। इसकी एंट्री बता दें क्या होनी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट जी 2016 में एंट्री, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से डेबिट जी? प्लीज 9 से। और मेरे भाई फेयर वैल्यू गेन कितने से? ठीक है, ये ने प्रॉफिट और लॉस जी डायरेक्ट मेरे भाई 9 जी। मैं सबसे पहले करेक्ट एंट्रीज करने दें मुझे, सबसे पहले जल्दी जल्दी लगे हाथों। उसके बाद भाई 1 जनवरी 2017 ओपनिंग बैलेंस बताएं 159, कितने से बढ़ गया? कितना सर? 168.5।
तो सर जी कितने से डेबिट साइड पे वजन आएगा? फेयर वैल्यू गेन। जी सर, एंट्री कर दें जल्दी से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से भैया डेबिट, और फेयर वैल्यू गेन किधर जाएगा? ओके, अगला साल। जी भाई अगला साल 1 जनवरी 2000। जी सर, क्लोजिंग बैलेंस 178.7 मल्टीप्लाई पे 1.06 प्लीज। जी बैलेंस बताइएगा। 10.2। जी एंट्री प्लीज। जी प्लीज। सर आप पूरा नहीं लिख रहे भाई, ये वर्किंग कर रहा हूं। वर्किंग में वर्किंग अगर रिक्वायरमेंट मेन ये होती तो मैं पूरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखता मुफ्ती साहेब। ठीक है सर जी, ये फतवा नहीं ना ला देना। जी ना कर। मुफ्ती को पढ़ाई की टेंशन है, अशके भी अशके। कौन सा पढ़ेगा? कुछ बातें बताई नहीं जाती। जी सर, क्लोजिंग बैलेंस प्लीज। 178.7 मल्टीप्लाई बाय 1.06। जी 189.4। जी भैया बैलेंस प्लीज बताइएगा। 10. जी ठीक है ना? जी कर लें ये लें नहीं, वो लिख रही है ना। जी जी जल्दी करें, शाबाश। ठीक है, समझ आई है? इनको बुलाए ना जरा, समझ आई है? इधर देखें जी, हर साल आप लेट आई है ना क्लास में भी, हर साल जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 6% से बढ़नी है। जब हमने नई खरीदी थी तो 150 की थी, 6 बढ़ाएं 159 हो गई। क्लोजिंग बैलेंस 6% से बढ़ाएं ना, तो भैया बैलेंस इधर आ जाएगा 9 से। अब आपके पास ये 159 ओपनिंग आया, 6% बढ़ाएं 168.5 आया। बैलेंस लिखें इधर कितना आएगा? 9.5। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन थ्रू प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फिर ये ओपनिंग बना, इसको बढ़ाएं अब 6%, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग। तो ये बैलेंसिंग निकाल लें। ठीक है, अब आगे समझ। अच्छा जी, जी अब भाई एंट्री करें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से डेबिट, बोलो। और भैया फेयर वैल्यू गेन 10.7। ये है करेक्ट। ये क्या है? ये करेक्ट एंट्रीज हैं। क्या हैं? अब अरसलान उन्होंने पता क्या किया? आ जाओ फुरेरा, आ जाओ, फिर कहना समझ नहीं आती। फिर उन्होंने क्या किया? 90 मिलियन की बिल्डिंग है भाई, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी। क्या कर दी? डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी 90 मिलियन पे। आप भैया यूजफुल लाइफ बताएं, 90 मिलियन पे डेप्रीसिएशन जब चार्ज होनी है, एंट्री होनी है, रॉन्ग एंट्री है ये भाई। ये तो पुराने मॉडल में ऐसे होता है ना जी। सर प्लीज एंट्री बताएं। ये कर दी हमने, कैलकुलेशन बताएं जी। 90 माइनस डिवाइडेड बाय कितना? 4। भाई कौन सा मॉडल है ये? भाई स्ट्रेट लाइन है, सही है, स्ट्रेट लाइन है। तो हर साल यही एंट्री होनी है, हर साल यही एंट्री। अच्छा, कुछ बच्चे माशाल्लाह बड़े तेज होते हैं, वो ये टाइम बचाने के लिए फिर 4-4 लिखते जाएंगे बस। जी जी ठीक है। एक एंट्री गुड्डू नहीं कर सकता। इस साल का प्रॉफिट भी आपके हाथों में, इस साल का भी, इन दोनों की एक कर सकते हो। अच्छा मेरी बात सुने भाई, अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज करें। इधर सुने भाई,
अच्छा, मैं एक रेक्टिफाइंग एंट्री आपको सिखा रहा हूं, बाकी मैं डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट लूंगा। भाई ये नहीं हुई किताबों में जी, ये नहीं हुई किताबों में जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे भाई 9 से बढ़ाएं। अच्छा जी, और मेरे भाई फेयर वैल्यू गेन कितने से बढ़ाएं? ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। और भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है इसको क्या कर दें? और कितने से? अच्छा मेरी बात सुने, आप सुने भाई, तवज्जो से बात सुन लें भाई। 2016 में क्या होगा भाई? 16 और 17 दोनों सालों का प्रॉफिट हमारे हाथों में नहीं है। तो इस सारा 2 सालों का इंपैक्ट, प्रॉफिट का इंपैक्ट किधर डालना पड़ेगा? ओपनिंग में। आप सुने भाई तवज्जो से बात भाई, 9 रुपए से प्रॉफिट और लॉस में ये 9 रुपए जाने हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? अगर क्रेडिट साइड पे है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। 9 से प्रॉफिट बढ़ाएं, 9 से प्रॉफिट बढ़ाएं जी। अच्छा जी, अब मेरे भाई अब क्या होगा अगर हम ये वाला मॉडल इस्तेमाल ना करते? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता? क्रेडिट। क्या होता भैया जी? यार ये देखिए, ये रॉन्ग एंट्री यही थी ना? हाँ, अगर हम कॉस्ट मॉडल के ऊपर चल रहे होते तो भैया, अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर चलते तो फिर हम इसको डेप्रिशिएट ना करते। अच्छा जी, इस 4 से भी प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस 4 से भी प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। ये तो हो गया मेरे भाई 2016 में। 2017 में क्या होगा? 2017 में क्या होगा? सेम। ठीक है, अच्छा जी भी। ओए अच्छा भाई, अच्छा मरो। 9.5 से प्रॉफिट क्या होगा इधर? और इधर 4 से भी बढ़ेगा ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा भाई आप सुनिएगा जरा, इन दोनों सालों का प्रॉफिट हमारे हाथों में, इन दोनों सालों का प्रॉफिट हमारे हाथों में। एग्री करते हैं आप लोग? एग्री करते हैं आप लोग? अच्छा जी जी, इन दोनों सालों का प्रॉफिट हमारे हाथों में नहीं है, तो भाई 26.5 से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितने से प्रॉफिट बढ़ेगा? 26.5। भाई ये समझ आई है बात आप लोगों को? भाई समझ आई है बात जी? अब आप इधर आए, मुझे अनएडजस्टेड प्रॉफिट बताएं 2018 का। किधर गया यार? ये रहा 348। क्या है? 348 जी। इधर लिखें भाई 348 में कितना प्लस कर दें? 26 पॉइंट 20। इसकी वर्किंग का रेफरेंस वर्किंग 2 जी। इधर लिखें भैया 300 पॉइंट जी। रीस्टेटेड लिखना पड़ेगा इसके साथ। लिखें जी। अब आपने क्या करना है, अब ये पैट है, इसके साथ भी रीस्टेटेड लिखना पड़ेगा। इस साल भी मसला है ना। अब जल्दी से आपने मुझे ये वाला रीस्टेटेड करके दिखाना है कितना है पैट। जल्दी करें भैया, आपके पास 1 मिनट है। और उसके बाद इधर रीस्टेटेड नहीं लिखना, लेकिन इसको चेंज करना है। नहीं जल्दी करें भाई, जल्दी, शाबाश, जल्दी करें शाबाश जी। भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वजह से प्रॉफिट आपका क्या होगा? बढ़ेगा जी। कितना प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है? 2018 का 98 है भाई जी। 98 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2018 वाली ऐड कर दें जितने से बढ़ रही है। कितने से बढ़ा भाई? अच्छा, कुछ बच्चों ने अभी जाना शुरू कर देना है, वो होमवर्क अपना नोट कर लें पहले ही। होमवर्क आज पहले ही नोट कर लें। होमवर्क पहले ही नोट कर लें जी।
एक आपने करना है मेरे भाई पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नंबर बी हमें अभी पता ही नहीं है। लेकिन मेरी बात सुन लें, रिक्वायरमेंट नंबर बी के लिए आपने दो सफे छोड़ देने हैं। क्या करने हैं? जब मैं ईपीएस पे इंशाल्लाह अगला चैप्टर हमारा जो है वो ईपीएस ही है, ईपीएस में जाकर दोबारा मैं ये बी रिक्वायरमेंट करवाऊंगा आपको। जी नहीं, अभी तसल्ली करनी है, अभी 2 दिन शायद लगाऊंगा इसके ऊपर। और अच्छा भैया क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है पास पेपर का। और 1 मिनट अगर आप मुझे बुक दिखा दें प्लीज, प्रैक्टिस नहीं, हाँ जी। उसके बाद आई कैप का जो क्वेश्चन बैंक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। आई कैप के क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके होमवर्क हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आई कैप के क्वेश्चन बैंक का और क्वेश्चन नंबर 4 पास पेपर का। चलें छोड़ें। अब आप वापस आए, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 जो ईयर है 2000 कौन सा 18, उसका मुझे पहले अनएडजस्टेड प्रॉफिट प्लीज बताइएगा। 98 है भाई, 98 कितना है? अरियान ठीक है 98। इसके अंदर क्या करूंगा मैं? इधर आए, इधर आओ भाई, इधर आओ। अब मैं सिर्फ किस पे इंपैक्ट लूंगा? अब मैं सिर्फ प्रॉफिट पे इंपैक्ट ले रहा हूं भाई। अगर करेक्ट एंट्री करूं तो इसकी वजह से प्रॉफिट 10.2 से बढ़ेगा, और अगर इसको रिवर्स करूंगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट होगा, इसकी वजह से भी प्रॉफिट जी बढ़वाएं जी। एक दफा 4 रुपए से प्रॉफिट बढ़ेगा और एक दफा 10.2 से। टोटल बताइएगा। 98 में कितना ऐड करूं? 98 में ऐड करूंगा 14 पॉइंट जी प्लीज बताइएगा। 112 पॉइंट। अच्छा जी मासूम दोस्तों, अब आ जाए आखिरी साल पे। इसका प्रॉफिट भी उसने आपको दिया हुआ है। अच्छा मेरी बात सुने, 1 मिनट। अगर ये वाली लाइन ना लिखी होती, कहता जी कि इस साल भी हमने, कहता द डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन द अबव ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर इधर लिखा होता कि दिस द इंपैक्ट ऑफ दिस एरर द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हैज करेक्टली बीन इंक्लूडेड इन दिस ईयर, इसका मतलब होता फिर इस साल को हम कुछ ना करते, फिर एज इट इज लिखते। शाबाश, वेल डन वेल डन। देखो तैयार रहना, ये चीजें इस तरह की पेपर में चेंज होके आ सकती हैं जी। इस साल का प्रॉफिट प्लीज बताइएगा। 84 के अंदर मेरे भाई कितना एड लेस करना पड़ेगा? इधर आए भाई। ये करेक्ट एंट्री अगर मैं पास करूं तो इससे गेन 10.7 से बढ़ेगा, और अगर ये रिवर्स करूं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा? चले मैं ना सिर्फ प्रॉफिट और लॉस वाली एंट्रीज रिवर्स वाली और सही वाली कर देता हूं आपको। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 10.7 से बढ़नी थी, सॉरी प्रॉफिट और लॉस जो था, फेयर वैल्यू जो गेन था, ये 10.7 से क्रेडिट होना था, और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर मैं क्रेडिट कर दूं, सही है भाई, तो इससे भी क्या होना है? इससे भी क्या होना है भैया? आपका प्रॉफिट बढ़ना है जी। बताइएगा टोटल प्रॉफिट कितने से बढ़ा? प्रॉफिट बढ़ गया। 84 में करना है ना? 84 प्लस 98.7 जी भाई, ओके है जी। जी अब इधर आए, जरा मुझे क्लोजिंग बता दीजिएगा प्लीज। इधर भी रीस्टेटेड लिखा, इधर भी लिखा, इधर भी लिखा। इसके लिखने के शायद 1 मार्क्स होंगे। रीस्टेटेड रीस्टेटेड रीस्टेटेड। ठीक है मुफ्ती साहब, आज तो नाराज नाराज सा लग रहा है। क्या हुआ, मार पड़ी है कहीं से? किताब लेनी पड़नी है कि पैसे खर्च? अच्छा जी 420 इधर आ जाएगा, 420 इधर, 168 आ जाएगा इधर। इधर बताइएगा 456। अच्छा जी इधर कितना? इधर तो क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने पड़ेंगे ना।
भाई क्लोजिंग बैलेंस और प्लीज बताइएगा 31 दिसंबर 2000, जी प्लीज बताएं। 4, अच्छा जी 10, जी इधर हैं, देख लेना यार अब। ओके ओके मेरे भाई ओके अगर इसके साथ ही रिक्वायरमेंट आ जाए कि भाई एक्सट्रैक्ट्स भी बना दें, ना अल्लाह अकबर, क्या एथोरिटेड लर्निंग एक्सट्रैक्ट्स नहीं बनने, ये शेयर क्या, ये सारे एक्सट्रैक्ट्स बन जाने हैं इधर से फौरन बन जाने, 2 मिनट का काम है जी। नहीं अभी इसी की इंशाल्लाह, अभी जो क्वेश्चन बैंक के सवाल दिए हैं उसी की प्रैक्टिस है। इस सवाल में ट्रीटमेंट मुश्किल नहीं आते, सिर्फ क्या होता है फॉर्मेट मुश्किल, फॉर्मेट समझना मुश्किल है। चलें भाई अब क्या करें भाई, अब एक छोटी सी बात आपको समझानी है, मैंने समझाऊं जरा। सर वैसे अगर हमारा डिस्पोज भी हो रहा होता तो फिर हम ये सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस भी निकाल देते हैं इसमें से। जी जी बिल्कुल भाई, सुने भाई का सवाल, भाई सुनो भाई सुनो, भाई का सवाल है सर अगर जिस तरह उन्होंने लिखा कि हमारा एसेट डिस्पोज हो गया, रीवैल्यूएशन जिसपे हुई है, अगर तो कहता ना ये एक ही कोई एसेट है और एक ही एसेट का रीवैल्यूएशन सरप्लस है और ये डिस्पोज हो गया, तो मैं सारा का सारा सरप्लस ये जितना भी आ रहा है सबको क्या कर देता, जीरो कर देता, निकाल देता किताबों से, और एंट्री बताओ क्या होती, रिटेन अर्निंग, क्रेडिट और सरप्लस। इस सवाल के अंदर मैंने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं की, बाकी सारे सवालों में किया, वजह बताओ। 2 बातें हैं सर जी, एक तो डाटा गिवन नहीं है, कट्टा एंट्री करनी है, दूसरा सर उसने लिख भी दिया है। अगले सवाल में हो सकता है कि लिखा ना हो, डेटा ना हो तो डेटा जी, इसमें डेटा भी नहीं है और लिखा भी हुआ है जी। और दूसरी बात, अगर बोनस शेयर्स का लफ्ज हुआ सिर्फ और आगे इंटरम लिखा हुआ या जो भी लिखा हुआ, आगे डिविडेंड का लफ्ज ना लिखा हुआ, हम उसे अज्यूम करेंगे बोनस शेयर इशूड है, ठीक है। शेयर प्रीमियम डेबिट और रिटेन अर्निंग्स, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अच्छा अब मेरे भाई आप चेंजेस इन इक्विटी की थ्योरी पे आ जाएं, चेंजेस इन इक्विटी की थ्योरी पे आ जाएं। जी जी नहीं अभी तो प्रैक्टिस होनी है इसकी, अभी तो अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह, कॉन्सेप्ट यही है इसकी, नई चीज कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है। आगे 2 दिन शायद इसकी प्रैक्टिस ही करते रहे हम, और हो सकता है तीसरे दिन भी कुछ प्रैक्टिस करवा दूं इसकी, हो सकता है चौथे दिन भी फिर प्रैक्टिस करवा दूं इसकी जी। अगला ईपीएस होगा, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए हैं सारे, कॉन्सेप्ट यही थे इसमें, कॉन्सेप्ट इसमें नया कोई भी नहीं आना, एक भी कॉन्सेप्ट शायद नया ना आए, लेकिन मेरे भाई प्रैक्टिस 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 जी। 10 फेब जो आपको पहले दिन डेट दी थी वही डेट आ जाए इंशाल्लाह जी, 10 से पहले नहीं होगा जी। कौन कह रहे हैं, अगर सर बनाने का फिर हो जाएगा, उन्होंने जो डेट दी उस पर वो खत्म कर देते होते हैं। अब बस वो जी जी किसी ने आवाज दी है इधर से जी, आज नहीं है, फ्राइडे वाले दिन है जी। परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट क्लास आपकी फ्राइडे वाले दिन होगी इंशाल्लाह, रेगुलर नहीं, हफ्ते में 2 दिन, वो अकाउंटिंग की भी होती है ना सर। भाई चुप खामोश, बस भी बस, टिटो पार्टी दोगी वापस। चेंजेस इन इक्विटी की थ्योरी निकालने, पेज नंबर है भाई 426 426। भाई जिसकी क्लास है वो जा सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने कोई नई टर्मिनोलॉजी सिखानी है अभी, तो वो क्लास लाजमी है लेनी। क्यूमुलेटिव शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव, वो सारी चीजें बतानी है अभी मैंने। वो पढ़ाने देगा तो बताऊंगा। पर्सनल अकाउंट का मतलब है अपने जाती अकाउंट में पैसे ले गया ना ऑनर, वही बता देता हूँ, वो इसी के अंदर आएगी अभी। चलें भाई चलें, प्लीज जिनकी क्लास है वो जा सकते हैं, बाकी खामोश हो जाएं जी। भाई सबसे पहले लिखा है जी कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, बस अब आप अपनी बातें खत्म कर दें प्लीज, खामोश हो जाएं। ये पीछे टेक लगा के बैठे ना जरा, शाबाश। कहता है इक्विटी इज डिफाइंड एज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्शन ऑल ऑफ इट्स क्या है मेरे भैया, लायबिलिटीज। भाई सुने
कहता ये आपने सारी बातें पहले पढ़ी हैं। कहता जी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। शेयर कैपिटल इसके अंदर आता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इसके अंदर आते हैं, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब सुने भैया, प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं। कितनी किस्म के होते हैं? जी जी करता हूं। प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं। कितनी किस्म के होते हैं भैया? प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं भाई। एक होता है रिडीमेबल और एक होते हैं इररिडीमेबल। करो एक होता है इररिडीमेबल। भाई सुने भाई, जो होते हैं ना रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब होता है ये वापस हो जाने हैं शेयर्स। ये क्या हो जाने हैं? ये एंटिटी ने शेयर्स इशू किए लोगों को, क्या किए, लेकिन 2 साल या 3 या 4 साल के बाद ये रिडीम हो जाने हैं। क्या होने हैं भैया? रिडीम हो जाने हैं। रिडीम का मतलब क्या होता है? कंपनी ने वापस क्या कहते हैं, ले लेने हैं लोगों से शेयर्स। ये कुछ खास मुद्दत के लिए होते हैं। कितने? 2, 4, 3, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल के लिए। सही है सर? इसका मतलब फिर ये है यार, ये अगर है तो शेयर्स इशू किए हैं, तो शेयर्स इशू किए, लेकिन यार ये तो अगर हमने फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया है तो बैंक का लोन भी खास मुद्दत के बाद वापस होना है। ऐसे ही है भाई। इसका मतलब है इसकी नेचर जो है, इसकी ना अल्फाजों पे मत जाएं आप, लफ्जों को लफ्ज मार देते हैं। इसलिए आपने अल्फाजों पे नहीं जाना है। तो ये शेयर्स हैं क्या भाई? शेयर्स हैं, लेकिन भाई इसकी नेचर क्या है? लायबिलिटी वाली है। क्या है नेचर इसकी? लोन वाली है। क्या है? इसलिए मेरे भाई इसको ना लायबिलिटी में आपने क्लासिफाई करना है। क्या करना है? अच्छा, जो है इररिडीमेबल, ये समझे, जो इररिडीमेबल शेयर्स हैं या जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, भाई ये तो कंपनी ने नॉर्मली ये वापस नहीं होते। जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, सही है भाई, जब कंपनी का खेल खत्म हो जाएगा, ये तब क्या कहते हैं, तब तो कंपनी खत्म होगी ना, तब उसके बाद अगर कोई इनका हिस्सा वगैरह बनता हुआ तब ये इनको मिलेगा। ठीक है, तो भाई ये जो है ये वापस नहीं होने। सही है, ये खास मुद्दत के लिए नहीं है, बल्कि जब तक कंपनी के अंदर जान है, सही है भाई, तब तक ये शेयर्स रहेंगे। सही है सर? इसलिए इनको किधर क्लासिफाई करना है? इक्विटी के अंदर। किधर करना है? इक्विटी के अंदर क्लासिफाई करना है। ओके भाई। अच्छा मेरी बात सुने यार, ये प्रेफरेंस शेयर सर आपने कहा ये लायबिलिटी के अंदर आएंगे, तो सर ये करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है? मैं आज 2017 के अंदर खड़ा हूं और 5 साल के बाद जाके ये शेयर्स रिडीम होने हैं, सही है, तो ये नॉन करंट होगी ना। अगर मैं अब 2000 किस में रिडीम होने हैं? अभी क्या 17 में, तो मैं अगर 2016 में खड़ा हूं तो फिर ये 1 साल रह गया ना पीछे, फिर ये करंट होंगे। क्लासिफिकेशन देखनी इसकी पड़ेगी। अच्छा बात सुने अगली, भैया है तो शेयर्स, शेयर्स पे डिविडेंड होता है। शेयर्स पे क्या होता है भाई? डिविडेंड होता है। होता डिविडेंड है, इसके ऊपर भी डिविडेंड होगा, इसके ऊपर भी क्या होगा? डिविडेंड होगा। इसके ऊपर भी क्या होगा? लफ्ज डिविडेंड का ही इस्तेमाल होगा। लफ्ज कौन सा इस्तेमाल होगा? डिविडेंड का। भाई देखिए शेयर्स है ना, तो इसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा वो डिविडेंड की शक्ल में मिलेगा, इधर भी किस शक्ल में मिलेगा? लेकिन इस डिविडेंड की नेचर कौन सी है? इंटरेस्ट वाली। इसकी नेचर कौन सी है? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये तो इंटरेस्ट तो प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, ये तो एक्सपेंस है। ये क्या है भैया? इसका मतलब है इसको फिर ट्रीट हम क्या करेंगे? इसके डिविडेंड को। असल में लफ्ज है ना, लफ्ज है, लफ्ज असल में कहां से है? प्रेफरेंस शेयर्स। क्या है भैया? प्रेफरेंस शेयर्स। अब भाई जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये असल में लव शेयर है, तो शेयर के ऊपर क्या होता है? डिविडेंड होता है। क्या होता है? लेकिन आपको पता है इन शेयर्स ने क्या हो जाना है? रिडीम 2, 4, 5 साल के बाद। इसकी नेचर बनी फिर लोन वाली। किस वाली बनी? और लोन के ऊपर क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। सही है। सवाल के अंदर अगर कभी लिखा भी हो, ये मैं थोड़ी थोड़ी ईपीएस की भी तैयारी करवा रहा हूं आपको, सवाल के अंदर अगर लिखा हो कि भाई ये जो है प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल, कौन से भाई? रिडीमेबल, तो भाई इसके ऊपर तो आपको पता है ये वापस हो जाने हैं, लोन वाली नेचर है, तो इसका जो रिटर्न होगा वो इंटरेस्ट की शक्ल में है। क्या है?
जी, और इंटरेस्ट एक्सपेंस किधर जाता है, बोले शाबाश, प्रॉफिट और लॉस में जाता है एज एन एक्सपेंस, एज एन, लिख लें भैया इंटरेस्ट और आगे निशानी लगाएं, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा एज एन एक्सपेंस। जी, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा एज एन एक्सपेंस। जी जी, नहीं नहीं, वो नहीं, वो कुछ और चीज है, ठीक है। अच्छा जी अगले साल से जो डिविडेंड होगा ना, 10% हम लोग देंगे इंटरेस्ट के तौर पर, जी जी, वो हम लोग करंट लायबिलिटी में लिखेंगे या नहीं? ये वाला, ये तो पे करना पड़ेगा ना, ये जो डिविडेंड होता है ये करंट, अगर पे नहीं किया तो करंट लायबिलिटी ही होती है। सर नेक्स्ट ईयर तो हम लोगों ने पे करना ही है ना सर? जी बिल्कुल, एक साल के अंदर अंदर, क्योंकि 2 साल अगर नहीं होता तो जमा होता रहता है ना। वो क्यूमुलेटिव है, जी जी सर, तो इसका हम लोग करंट लायबिलिटी में लिखेंगे या नहीं? करंट लायबिलिटी में लिखेंगे अगर पे नहीं किया अभी तो, ठीक है अगले साल जी। अगले साल का एडवांस में नहीं नहीं, वो नहीं लिखे, वो क्यूमुलेटिव का मैं ट्रीटमेंट बताता हूं आपको क्या होता है। अच्छा भैया, ये है इंटरेस्ट, इसको ट्रीट करना है, इसका मतलब ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा एज एन, ये ईपीएस की भी शायद तैयारी हो रही है थोड़ी थोड़ी। इसके ऊपर जो डिविडेंड है वो आपको पता है वो डायरेक्ट किधर जाएगा, रिटेन अर्निंग्स में जाता है। ये किधर जाता है, नहीं नहीं, ये ओसीआई नहीं, वो सरप्लस है ओसीआई वाला, ये रिटेन अर्निंग्स में डायरेक्ट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ओके है। में तो कुछ भी डायरेक्ट नहीं जाती आपने। वो मेरे भाई जो डिविडेंड होता है ना वो डायरेक्ट जाता है, वो ड्राइंग्स की तरह की बात होती है ना। अगर अकेला बंदा है तो वो ड्राइंग्स होंगी ना, अगर वो घर कुछ ले जाएगा। ये शेयर होल्डर्स हैं, ये क्या हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ये ड्राइंग है। अच्छा अब मेरी एक बात और सुने, ड्राइंग नहीं सॉरी, ये है रिटर्न है डिविडेंड की शक्ल में। अच्छा मेरी एक बात सुने, एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों में फर्क क्या है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स हैं भैया जिनको रिटर्न मिलेगा डिविडेंड की शक्ल में सबसे एंड पे आके, अगर कुछ बच जाएगा तो। और आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, और जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तो सारी लायबिलिटीज उतारने के बाद अगर कोई हिस्सा, अगर कोई चीज बचेगी तो उनमें से इसका हिस्सा बांटा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऑर्डिनरी का। प्रेफरेंस का मतलब क्या? प्रेफरेंस का मतलब इनको प्रेफर किया जाएगा किसके ऊपर? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे। जी इनका जो डिविडेंड होता है वो तो जी जी, वो मैं बताता हूं आगे। अच्छा भाई अगली बात सुने भाई, लेकिन इसका मतलब तो फिर ये हुआ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स तो बेचारे हाथ मलते रह जाएंगे, फिर ऐसे नहीं होता। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो हैं मेरे भाई, ये अगर प्रॉफिट ज्यादा आता है तो इनको रिटर्न भी नॉर्मली ज्यादा दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में फिक्स डिविडेंड होता है। क्या होता है भैया? फिक्स डिविडेंड होता है। ठीक है, अगर देखें कोई थोड़ा सा नुकसान अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वालों को हो रहा है तो फायदा भी हो रहा है हर साल उन्हें। ठीक है सर। अच्छा जी 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 जी, और उनके पास वोटिंग राइट्स वगैरह इस तरह की चीजें भी नहीं होती। शाबाश, आगे आए भाई। शेयर कैपिटल पता चल गया। अभी शेयर कैपिटल में क्या आना है? इररिडीमेबल वाले नहीं आएंगे। इसका मतलब है इररिडीमेबल किधर आएगा फिर? लायबिलिटीज में निशानी लगा लें भाई, इधर लिख लें लायबिलिटी, साथ साथ लिखते जाएं भैया। कहता कैपिटल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स, कहता जी रिटेन अर्निंग तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, सही है भाई। कहता जो शेयर प्रीमियम है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्या है? कहता इसमें से निकाल के नहीं कुछ दे सकते आप। कहता उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूट किससे कहते हैं? डिविडेंड को कहते हैं ना जी, सही है भाई। रिटर्न नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, ये याद रखिएगा। ये पेपर में ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है जी। कहता कौन सी वो दो चीजें हैं जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स हैं, सरप्लस और मेरे भाई प्रीमियम। ओके भाई, अगली बात कहता रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। कहता रिटेन अर्निंग भैया डिस्ट्रीब्यूट होती हैं भैया, देखे ना डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, क्यों नहीं होती? अच्छा जी, कहता जनरल रिजर्व्स। अब बात सुनिएगा, जनरल रिजर्व का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। आप क्या करते हैं, एक रिजर्व क्रिएट करते हैं अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, सही है, या फिर कंपनी ने वैसे कहा कि यार हाँ फ्यूचर के लिए हमने एक फिक्स डिविडेंड रखा हुआ है, वो हर साल कंपनी ने देना है। वो कहते हैं यार जब एक अमाउंट फिक्स देनी है तो एक रिजर्व जो है वो जनरल रिजर्व के अकाउंट में फेंकते जाते हैं वो वाली अमाउंट। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाती है और फिर जनरल रिजर्व क्या होते हैं? क्रेडिट। और जब डिविडेंड देने की बारी आई तो फिर आप इधर से अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है भाई, इस जनरल रिजर्व में से। ओके जी, ये भी क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल।
कहता अदर स्पेसिफिक रिजर्व, कहता आपने जनरल रिजर्व अकाउंट क्रिएट नहीं किया, आपने एक स्पेसिफिक अकाउंट क्रिएट कर लिया, कहता आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, इसकी भी वही एंट्री है, लेकिन नाम क्या है, स्पेसिफाई कर दिया कि इसमें से सिर्फ डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व जो है वो क्या होंगे भाई, वो आपने कहा जी जो जनरल रिजर्व होता है ना, ये तो बहुत सारे पर्पस के लिए होता है, आपने फ्यूचर के लिए, आपको पता है जी कंपनी के अगेंस्ट कोई केस है, वो हो सकता है हमारे अगेंस्ट आ जाए उसका डिसीजन, तो भाई कुछ चीजें, कुछ अमाउंट पे करनी पड़ सकती है, फिर वो किधर से निकालना पड़ेंगे, वो फिर आप जनरल रिजर्व में थोड़ी थोड़ी अमाउंट हर साल डालते रहते हैं बुरे वक्त से बचने के लिए, ठीक है। यहां पे डिविडेंड भी आ सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक अकाउंट है किसके लिए, डिविडेंड के लिए, ठीक है भैया। अच्छा जी, कहता जी डिविडेंड क्या होता है, कहता है डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज की, कंपनीज अर्निंग्स की, किसकी भैया, कहता है रियलाइज प्रॉफिट्स, क्या आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, कभी भी अनरियलाइज प्रॉफिट्स पर डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। कहता है जी टू इट्स शेयर होल्डर्स, कहता एंड इट इज डिटरमिन्ड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय, कहता ये डिटरमिन कौन करेगा, कहता और अप्रूव कौन करेगा, अप्रूव का मतलब है फाइनल सिग्नेचर जी, भाई शेयर होल्डर्स तो कहेंगे वावा दो भाई, दो जरा, डिटरमिन कौन करेगा कि कितना डिविडेंड देना है, भाई मुझे एक बात बताएं, शेयर होल्डर्स कभी कहते हैं कि हमने अप्रूव नहीं करना होगा ना, लो भाई दो, सही है, तो भाई अप्रूव कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर शेयर होल्डर, शरी ना बातें करो, लेकिन डिटरमिन कौन करेगा, कितनी अमाउंट होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अप्रूव कौन करेगा, डायरेक्टर्स या फिर जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर, डिटरमिन कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर कैपिटल क्या होता है, कहता शेयर कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी द ओनर्स ऑफ अ कंपनी हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, हैव, कहता जी एज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है भाई। कहता है इनकी दो टाइप्स हैं, भाई दो टाइप्स हैं, वो सारी बातें वही, बस इनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं, कहता है राइट्स टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग होता है, डिविडेंड होता और बोनस शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। ये जब बोनस शेयर्स की एंट्री नहीं होती भाई, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की होती है, सही है, जो आप शेयर प्रीमियम डेबिट करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट करते हैं। कहता मोस्ट कंपनीज इशू ओनली दिस टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, कहता बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो सिर्फ कौन से वाले शेयर इशू करती हैं, ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस नहीं करती, इररिडीमेबल वाले। कहता था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर गिवन प्रेफरेंस ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स while paying dividend and repaying the amount of capital at the amount of liquidation of the company। जब कंपनी लिक्विडेट होती है, वाइंड अप होती है, सही है, तो कहता प्रेफरेंस किसको दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, किन के ऊपर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के ऊपर। डिविडेंड के टाइम भी ऐसे ही होते हैं, सही है सर। कहता डिविडेंड पेमेंट्स फॉर प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफन फिक्स, कहता नॉर्मली ये क्या होती हैं, नॉर्मली का लफ्ज लिखा है, क्या ऑफन क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। अच्छा जी, कहता एंड ड्यू टू दिस प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफन सीम्स अ लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट, कहता जी इन्वेस्टर के लिए ये लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, इनको फिक्स अमाउंट मिलनी है, क्या है, कहता जी ऑल्दो पेमेंट्स आर लाइकली टू बी लेसर देन ऑर्डिनरी डिविडेंड, कहता और नॉर्मली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा दिया जाता है क्योंकि उनका रिस्क ज्यादा होता है, सही है। कहता जी व्हेन कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, जब कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा दिया जाएगा, सही है सर जी। क्यों ज्यादा भाई, उनका रिस्क भी तो ज्यादा है ना। कहता प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दो तरह के हैं, इररिडीमेबल और जी, कहता ओनली इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर ट्रीटेड एज इक्विटी, ये बात समझ आई भाई। कहता सिंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज एंटिटी हैज ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी है एंटिटी की, क्या, सेटल द अमाउंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ, ये लायबिलिटी है। कहता है जिस तरह आपने लोन की अमाउंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पे करनी होती है, बिल्कुल इसी तरह आपने ये वाली अमाउंट भी क्या करनी है। कहते हैं इसकी नेचर लोन वाली है, नेचर क्या है सर जी, सर जी जी। कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को नहीं, सबसे पहले आप अपनी लायबिलिटीज वगैरह चुकाते हैं, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती हैं वो, फिर उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं फिर प्रेफरेंस शेयर्स को अदा करते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डिनरी की बारी आती है। टैक्स सबसे पहले, वो तो गवर्नमेंट कहेगी इधर आओ,
टैक्स तो सबसे पहले भाई, अगर वो वाली ऑब्लिगेशन है तो ठीक है। एरएडी में वाला थे उनके पास भी वोटिंग राइट नहीं नहीं उनके पास। अच्छा जी, कहता था नॉर्मली द शेयर प्रीमियम क्या होता है, कहता था एक्सेस ऑफ इशू प्राइस। जी इशू प्राइस का मतलब बोले भाई, एक्सेस जी पार वैल्यू। कहता है द टोटल कंपनी कंपनी रिसीव फॉर शेयर्स, कहता था टोटल अमाउंट ऑफ कंपनी रिसीव फॉर शेयर्स, कहता है इसको क्या कहते हैं जी द एक्सेस ऑफ इशू। कहता है जी अगर जिस तरह आज के सवाल में 24 रुपए क्या थी जी इशू प्राइस थी, क्या थी। अच्छा जी अच्छा इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि शेयर होल्डर्स ने इतने का शेयर एक्सरसाइज किया, कितने का किया एक्सरसाइज का मतलब है इतने का शेयर्स उन्हें मिला, ठीक है भाई। तो 24 थी क्या भैया इशुएंस प्राइस, उसमें से शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू सॉरी एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए या पार वैल्यू, तो बाकी क्या है प्रीमियम है, क्या है कहता ओवर पार वैल्यू, जो पार वैल्यू से ज्यादा वाली अमाउंट होती है, कहता उसे क्या बोलते हैं। ये उसने एग्जांपल दिया है कि 10 रुपए पार वैल्यू 12 का इशू किया, तो दो क्या है भैया। अच्छा जी कहता जी द कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट ये भाई क्या होता है जी, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो दो चीजों को फॉलो करते हैं। एक तो आईएफआरएस को फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर, यह है भैया पहला आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और दूसरा हम अपने लोकल लॉ को भी देखते हैं, सही है सर। वो है जी कंपनीज एक्ट 2017। अगर इन दोनों में तजाद आ जाए और इसमें कोई स्पेसिफिक बात लिखी हो, सही है, और इसमें भी लिखी हो, सही है, और दोनों में सेम हो फिर तो मस्ता नहीं। अगर कोई इख्तलाफ आ जाए तो लोकल लॉ को एज दिया जाता है, ठीक है सर, सही है भाई। अच्छा कहता जी ये शेयर प्रीमियम को कहां कहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयर प्रीमियम का इस्तेमाल कहता है टू राइट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये कौन से वाले एक्सपेंस होते हैं, प्रीलिमिनरी का मतलब है पहले, प्री का मतलब क्या बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले वाले एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई लीगल कॉस्ट, क्या जी भाई बहुत अच्छे बिजनेस शुरू करने की स्टडी करते हैं भाई। देखिए ना अगर आपको कहता है ये शेयर प्रीमियम है, आपने की कॉस्ट इंकर्ड की है, सही है, अब उस कॉस्ट को आपने ट्रांसफर, आपके पास शेयर प्रीमियम 10 रुपए का पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने शुरू में शेयर ट्रांसफर कर दिए, कहता कोई कॉस्ट हुई है, कहता उसको ट्रांसफर करने के बाद किधर ले आओ, इधर ले आओ, ठीक है। उस दूसरा कहता तो राइट ऑफ द, इसके लीगल कॉस्ट के अलावा और भी है भैया, नहीं टेस्ट रन तो जिधर आनी है उधर ही आनी है जी। एडवाइजरी वो सारी इधर, एडवाइजरी वगैरह लीगल कॉस्ट वगैरह इधर आ जाती हैं सर वो सर्च करना बिजनेस के बारे में जी, रिसर्च वगैरह करना वो संक कॉस्ट होती है। अच्छा अब मेरे भाई है टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस कमीशन या डिस्काउंट। अब मेरे भाई सुनिएगा, डिस्काउंट अगर आ गया, अगर आपने शेयर इशू किए, आपके पास प्रीमियम 10 रुपए का पड़ा था, सही है, मैं एक शेयर की बात कर रहा हूं, और आपने 7 रुपए पे शेयर इशू कर दिया, 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, अब उसको किधर से माइनस करना है, किधर से माइनस करना है भैया, प्रीमियम से माइनस करना, किधर से माइनस करना, प्रीमियम से माइनस करना। और सर एक होती है इशुएंस कॉस्ट, क्या होती है मेरे भाई, इसको ये कमीशन कॉस्ट भी कहते हैं। अब ना आपने शेयर इशू करना था, सही है सर, आपने शेयर तो इशू कर दिए, लेकिन उसको इशू करने के लिए आपको कोई कमीशन वगैरह पे करना पड़ा, इसकी अब एंट्री क्या होती है, कहता शेयर प्रीमियम डेबिट और कैश बैंक या पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फॉर एग्जांपल कहता एक शेयर आपने इशू किया 20 रुपए पे, कितने इशू किया, इशू ये पार वैल्यू पे नहीं होगा, इशू किया 20 रुपए का, कितने का, ₹20 का। कहता इसके ऊपर जो आपने कॉस्ट पे की है वो है जी 5%, कितनी जी बताइएगा भाई। कहता एक शेयर आपने इशू किया 20 रुपए का, सही है सर जी, तो कितने का आ गया भाई, 1 रुपए। 1 रुपए से आप क्या कर देंगे, शेयर प्रीमियम डेबिट और कैश बैंक पेबल, ये तो मैंने एक शेयर की निकाल ली है। अगर आपने 100 शेयर इशू किए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा। ये किसकी एंट्री की है मैंने, इशुएंस कॉस्ट किसकी मेरे भाई, शेयर की।
ठीक है सर। अगली बात कहता जी इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कहता जी कोई प्रीमियम था पेएबल, क्या था मेरे भाई, कहता ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। भैया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जो वापस क्या कहते हैं हो गए, जो क्या हो गए मेरे भाई, वापस हो गए। अब सुने भाई, अब आपने वापस किए हैं शेयर्स, तो अब आपको जब आप लेंगे आपका शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। शेयर कैपिटल डेबिट होगा भैया आपका। इधर आए, अब आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो थे ये आपने वापस किए, सॉरी लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, डेबिट हो जाएगी। सही है सर। अच्छा अब मेरे भाई आपने क्या उसका नाम है, कहता आपके ना शेयर प्रीमियम में कोई पैसे पड़े हैं, सही है। अब आपके क्या उसका नाम है, 2 रुपए आपके पास शेयर प्रीमियम के पड़े हुए हैं। कहता अब आपने जो ज्यादा इजाफी पैसे दे दिए हैं, जितने का एक्चुअल शेयर था उससे ज्यादा के पैसे अगर वापस कर दिए, तो कहता ये किससे वापस होंगे, कहता असल में ये 10 रुपए का था, कितने, फॉर एग्जांपल ये 15 रुपए का था, कितने का था, कहता जी आपने 17 रुपए दूसरे लोगों को दे दिए, कितने रुपए दे दिए, कहता ये जो इजाफी 2 हैं ये किधर से आपने माइनस करने हैं, शेयर प्रीमियम। इसकी कोई एग्जांपल नहीं है, ना ही आपने इसको इतना सर पे सवार करना है, ठीक है। बस इतना समझ लें जितने का शेयर की औकात थी, औकात का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, ठीक है भाई। अच्छा पार वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू, आपने उससे भी ज्यादा लोगों को पैसे दे दिए, कहता फिर आपने शेयर प्रीमियम को क्या करना है, डेबिट कर देना, कम करना है। आखिरी एग्जांपल कहता जी बोनस अगर आपने शेयर इशू कर दिए, इस केस में भी आपने शेयर प्रीमियम को क्या करना है, शेयर प्रीमियम डेबिट, और मेरे भाई शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसको याद कर लें, इन 4 बातों को एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के लिए क्या है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। और अगर ट्रीटमेंट कभी आया तो इसका आएगा पेपर में या इसका आएगा, ठीक है भाई। पेपर के अंदर ट्रीटमेंट आया तो इसका और इसका आ सकता है, ठीक है सर, याद है भाई। अच्छा रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है भाई बताएं, कहता था रिजल्ट ऑफ अपवर्ड रीवैल्यूएशन, क्या है भैया, अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट इज द रीवैल्यूएशन सरप्लस। कहता जी आपके एसेट की बुक वैल्यू थी 100 रुपया, कहता एसेट आपका बढ़ के रीवैल्यू हो गया 120 रुपए पे चला गया, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, कहता अपवर्ड इसमें कितना है, 20 रुपए, कितना। सादा बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड द रीवैल्यूड अमाउंट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस। और डेफिसिट किसे कहते हैं, ये भी डिफरेंस ही होता है, अगर बुक वैल्यू से अमाउंट कम हो जाए तो फिर क्या होता है, डेफिसिट हो जाता है, सही है। कहता जी द amount accumulated in the revaluation surplus is non-distributable। भाई ये बात पढ़ के आए हैं ऊपर, क्या था, as it represent, ये क्या होते हैं, हाँ ये अनरियलाइज होता है, क्या होता है भाई, अनरियलाइज का मतलब क्या है भाई, भाई ये एक आपने ऐसी एक एंट्री किताबों में फेंकी हुई है, सही है, ये हवाई बात तो नहीं कह सकते आप अपने दिल को खुश कर रहे हैं, मेरा एसेट बढ़ गया भाई, मेरा एसेट क्या हो गया, बढ़ गया। कहता एक्चुअल में प्रॉफिट जो है, कहता ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम नहीं है, ये ओसीआई वाली आइटम है, ठीक है। और मैंने आपको बताया प्रॉफिट और लॉस से नीचे आती है ओसीआई, पैट प्लस ओसीआई, फिर क्या बनता है, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। और मैंने आपको इसका वैसे ही एक बात बता दी, मैंने कहा जी ओसीआई के अंदर चीजें जो नॉर्मली आती हैं वो अनरियलाइज प्रॉफिट्स वाली आती हैं, ठीक है, अनरियलाइज गेन्स वाली आती हैं, ओके भाई। कहता जी द रिवैल्यूएशन सरप्लस में डिक्रीज, कम हो सकता है, आपको भी पता है कम हो सकता है, ये कोई नई बात नहीं हमें बता रहा। इफ एन एसेट हैड प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड अपवर्ड, कहता अगर कोई एसेट पहले उसकी रिवैल्यूएशन हुई थी, कहता और अब क्या कहते हैं वो क्या हो गया। अच्छा एक बात तो बताएं, अब ये टेक्निकल बात है जो पूछने लगा, अगर जिंदगी में पहली दफा एसेट हमने रीवैल्यू करवाया और मेरे भाई उस पे पहली दफा ही उसकी वैल्यू कम हो गई, तो तब भी तो ये रीवैल्यूएशन लॉस, ये क्या कहते हैं, नहीं आएगा ओसीआई में, हाँ वो तो प्रॉफिट और लॉस में जाता है। नहीं बात नहीं याद या नहीं, सुने ना यार, इधर देखो ना, ये है जी डेट, ये है डिस्क्रिप्शन,
ये है जी फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग। देखो ये बातें छोटी छोटी होती हैं, ये 2-3 नंबर की थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। ये है रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये क्या है प्रॉफिट और लॉस। अच्छा जी, ये है जी 31 दिसंबर 2020, ये है जी बीवी बुक वैल्यू। अच्छा जी, ये है जी बिल्डिंग 100 रुपए की, ठीक है जी। सर ये क्या डिस्कशन जी जी, ये क्या है? ये बुक वैल्यू। अच्छा, अभी सरप्लस किताबों के अंदर नहीं पड़ा हुआ सर जी। 31 दिसंबर 2020 पे रीवैल्यूड अमाउंट है मेरे मासूम, ये पहली दफा रीवैल्यूएशन हो रही है 80। सर ये 20 की आए गाम गाम गाम, ये जाएंगे, ये क्या है जी रीवैल्यूएशन डेफिसिट, क्या है सर ये लॉस। ये सरप्लस है ही नहीं मेरे भाई, ये कहां जाएगा? डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस है। ये बात समझाना चाह रहा हूं, बात समझ आई आपको? दूसरा स्नैरियो देख लें, इसकी एडमिन ने, वो एडमिन और मरे इसकी पिक ले। आप मेरा मुंह देख रहे हैं, कोई आप भी खुदा का खौफ करके इसके साथ नोट कर लेना, या आपको कल को भूल जाना जब आपने रिवीजन करनी है। सर आप कभी कहते हो वॉल्यूम 2 ले, वॉल्यूम 1 करके वॉल्यूम 2 करके ये तो चलेगा, ये तो होगा। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिए, अब मैं रेज करने लगा हूं इधर से। ये किताब इधर ही घुमा लो सर, और आप नहीं देखो सर आप वो लेक्चर प्लान शेयर क्या करें? अच्छा जी भाई, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है। हमारे कंधों पे इतना बोझ होता है। हाँ जी, मैं बताता हूं। अच्छा भाई, रीवैल्यूड अमाउंट है कितनी मेरे भाई? रीवैल्यूड अमाउंट है जी 90 की। कितने की भैया? डेफिसिट है 10 रुपए का। कितने का? इधर से माइनस कर दें आप, ये फिर आपको नहीं जाएगा। ये उस अब नहीं जाएगा। ये बात समझ आई? ये बात वो समझ, अच्छा 10% सॉरी शाबाश जी मेरे मासूम दोस्तों, ये बात समझ आई अब आपको? कहता अगर पहले से सरप्लस पड़ा और अब क्या कहते हैं, क्या हो गई है, डी वैल्यू हो गया सर। कहता अब आप सरप्लस को क्या कर दें, कहता रीवैल्यूएशन सरप्लस इज ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, पता नहीं क्या बताने लगा, इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट या फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। कहता आप दो तरीके है ना, या तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से ये वाली एंट्री नोट ना करना, दफा करो, छोड़ो। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, कहता ये एंट्री दो दफा होती है। अब देखना पड़ेगा कंपनी क्या अडॉप्ट कर रही है, क्या पॉलिसी है। क्या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हर साल आहिस्ता आहिस्ता करके सरप्लस को कम कर रही है, या फिर यकदम एक ही दफा जब एसेट डिस्पोज होगा, डीरिकॉग्नाइज होगा, तब रिटेन अर्निंग पर इफेक्ट आएगा। अब मेरे भाई आप कोशिश कीजिएगा ये सारी आसान बातें हैं। अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये रेवेन्यू रिजर्व होते हैं। ये देखें ऊपर 1.4 पढ़ें, कहता है शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये दोनों क्या हैं? कैपिटल रिजर्व, बड़े बड़े रिजर्व है, शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन सरप्लस। यानी इन ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, क्या? और कहता है ये रेवेन्यू रिजर्व है। रेवेन्यू का नाम से आपको पता चलता है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल है। क्या है? रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्विलाइजेशन। अच्छा, अब आप इधर आए, 1 मिनट देना बस। अब आप सारी थ्योरीज की घर से पढ़ के आ सकते हैं, ठीक है सर? बाकी इंशाल्लाह मैं खुद भी पढ़वाऊंगा। चलें, आज इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आपकी फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट क्लास नंबर 2 होगी।